अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनसे रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के साथ पढ़ा नहीं जाता, या जो रमज़ानुल मुबारक का टाइम टेबल नहीं बना पा रहे, जिनको समझ नहीं लग रही कि हम किस टाइम पे कैसे पढ़ें। देखिए, सबसे पहली जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये मेरा ज़ाती फ़लसफ़ा है कि कोई भी इबादत जो आपको आपकी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो करने से रोक रही है, या आप इबादत के लिए जा रहे हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस इबादत को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे हों, आप इबादत कर रहे हों, और वो इबादत आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बजाय आपको वो लेट डाउन कर रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ कि आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेकियां समेटने के साथ साथ कैसे अपनी एक बेहतरीन स्टडी रूटीन जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप अपने एनर्जी लेवल्स को अंडरस्टैंड करें। हर बंदे का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। कुछ लोग मॉर्निंग में बड़े एक्टिव होते हैं, कुछ लोग आफ्टरनून में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग रात को एक्टिव होते हैं। तो आप अपना जो एनर्जी लेवल है उसको अंडरस्टैंड करें, और उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम जिस पे आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, आप उस टाइम को अपनी स्टडी के लिए या जो आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल काम होते हैं उसके लिए आप उसको डेडिकेट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं आपको पूरे दिन का एक कैलेंडर बना के दूं, तो जब आप सहरी करते हैं, ठीक है, तो सहरी करने के फ़ौरन बाद एक नॉर्मल रूटीन क्या होती है कि अच्छा, सहरी कर ली है, अब थोड़ी देर बैठ के गप लगाएंगे, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे और 10-11 बजे उठेंगे। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। आपने सहरी खा के और उसके बाद आपने फजर की नमाज़ पढ़ के आपने कम अज़ कम जो है वो 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। अच्छा, अब मैं आपको फिर ये भी बताऊँगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, ये आपने पढ़ना किस तरीके से है। पहले मेरी बात को तवज्जो से सुनें। सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ के 2 घंटे आपने स्टडी करनी है। उसके बाद फिर आपने सो जाना है, अगर आप सोना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं सोना चाहते तो बेशक आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 घंटे कम अज़ कम आप पढ़ें, उसके बाद आप सो जाएँ। फिर जब आप उठें तो उठ के आपने सबसे पहला जो काम करना है, नाश्ता तो आपने करना नहीं है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने तिलावत करनी है, दुरूद पाक पढ़ना है, या कोई भी अल्लाह का कलाम जो है वो आप पढ़ लें। ठीक है, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं। अब उसकी वजह ये है कि जब आप सो के उठेंगे और आप अपने दिन का आगाज़ जो है वो अगर तिलावत से करेंगे, किसी इबादत से करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। आपकी बॉडी को एक तरह से ना, आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने उसके बाद फिर किताब उठा लेनी है। आपने फिर कम अज़ कम जो है वो 2 घंटे आपने पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर उसके बाद फिर दोबारा रेस्ट करनी है। और ज़ोहर की नमाज के दौरान इन बिटवीन अगर आपको टाइम मिलता है, यानी उस टाइम पे हो सकता है कि आप कहीं कॉलेज वगैरह में भी जा रहे हों, तो जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ज़ोहर से लेके असर तक का जो टाइम है उसके अंदर फिर आपने 2 घंटे की एक जो है वो सिटिंग करनी है। 2 घंटे फिर आपने पढ़ना है। असर से लेकर मगरिब तक आपने स्टडी नहीं करनी। उस टाइम पे एनर्जी लेवल भी थोड़ा डाउन हो चुका होता है, और अफ्तार की तैयारी वगैरह भी करनी होती है। कुछ बच्चों ने बाज़ार से समोसे लाने होते हैं, कुछ जो बच्चियां हैं उन्होंने घर में काम वगैरह करने होते हैं। तो असर से मगरिब का जो टाइम है उसमें आपने स्टडी का कोई काम वगैरह नहीं करना। जैसे ही आप अफ्तारी करें, तो अफ्तारी करके उसके बाद अफ्तारी और तरावी के दरमियान सिर्फ आधा घंटा आपने स्टडी के लिए निकालना है। उस दौरान जो है वो आधा घंटा आप निकाल लें, और उस आधे घंटे में आपका जो सबसे आसान आपको सब्जेक्ट लगता है वो उस टाइम के लिए आप रखें, उसको आप पढ़ें। अफ्तारी जब आप तरावी पढ़ लें, तरावी से आप फ्री हो जाएं, तो उसके बाद आपने फिर 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तरावी से जब भी आप फ्री हों तो उसके बाद आपका ये होना चाहिए कि भाई मैंने सोने से पहले 4 घंटे कम अज़ कम मैंने स्टडी करना है। अब ये जो मैंने आपको बताया है ना, पूरा एक स्केड्यूल बना के दिया है कि 2 घंटे, 1 घंटा इस तरह से पढ़ना है। अब आपने ये इस तरीके से मैराथन स्टडी नहीं करनी। मैराथन स्टडी होती है कि आप बैठे हैं, आपने किताब ओपन की है और आप मुसलसल बैठ के बस पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैराथन स्टडी। आपने मैराथन स्टडी नहीं करनी, आपने चंकिंग करनी है। अब चंकिंग क्या होती है? चंकिंग ये होती है कि 20 मिनट पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, 2 मिनट की ब्रेक लें, या 30 मिनट पढ़ें, 3 मिनट की ब्रेक लें, 40 मिनट पढ़ें, 4 मिनट की ब्रेक लें, या 50 मिनट पढ़ें और 5 मिनट की ब्रेक लें, 60 मिनट पढ़ें, 6 मिनट की ब्रेक लें। इस तरीके से आपने चंकिंग करनी है। 2 घंटे आपने पढ़ना है, उसको आप बेशक 20-20 मिनट की आप जो है वो इंटरवल्स में पढ़ लें, आप 30-30 मिनट के इंटरवल में पढ़ लें, आप घंटे घंटे के 2 इंटरवल्स में पढ़ लें, यानी घंटा पढ़ें, फिर उसके बाद 6 मिनट की ब्रेक लें, फिर उसके बाद घंटा पढ़ें। लेकिन आपने मुसलसल नहीं पढ़ना, बीच में आपने ब्रेक्स जो हैं वो लाजमी लेनी है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहें, कोशिश करें कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। ठीक है, आजकल वैसे भी बड़ा ठंडा मीठा सा मौसम है,
تو ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں. اور اس حوالے سے ایک اور بھی ٹپ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس دوران آپ ویسے تو آپ لوگ جو ہے وہ ہیڈ فونس، میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جو جنریشن زی کے بچے ہیں وہ میوزک یا کچھ نہ کچھ وہ سنتے رہتے ہیں. تو اس دوران آپ یہ کریں کہ ساتھ میں کوئی تلاوت لگا لیں، لافی میوزک، مطلب بالکل وہ جو لافی ساتھ میں پانی کی آواز ہے، تلاوت چل رہی ہے. کوئی نشید آپ کو جو فیوریٹ، آپ کی فیوریٹ نشید ہوں، یا کوئی آپ کو حمد آپ کو پسند ہے، آپ کو ذکر اذکار کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، تاکہ یہ ہوگا کہ آپ پڑھتے بھی رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ سے بھی جڑے رہیں گے. اور وہ آپ کو نا، کیونکہ میرا یہ پرسنل آبزرویشن ہے کہ آپ ساتھ میں، اگر میں جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں ساتھ میں تلاوت لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے میں کچھ لگا لیتا ہوں جس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کام میں لگے رہتے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی. تو ساتھ آپ اس طریقے کا بھی کچھ جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے اندر ایک بیلنس کریٹ کریں. رمضان المبارک ہمیں یہی سکھانے کے لیے آتا ہے کہ زندگی میں بیلنس کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے، اور زندگی کو ایکسیسو چیزوں سے سائڈ پہ رکھ کے کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہوتی ہے. تو یہ مہینہ جو ہے وہ نہ صرف رحمتوں کا، برکتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے، بلکہ یہ اپنے پوٹینشیل کو بہترین انداز میں یوٹیلائز کرنے کا بھی مہینہ ہوتا ہے. باقی مہینوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی گزار کس طریقے سے رہیں، بس چل سو چل ہوتی ہے. تو یہ مہینہ ہمیں اپنے خالق کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس مہینے کو بنیاد بنا کے آپ کہیں کہ اچھا یار روزہ ہے تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، روزہ ہے تو مجھ سے یہ کام نہیں کیا جا رہا. تو ایسا قطعاً نہ کریں. ایک لمحے کے لیے آپ فلسطین اور غزہ کے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا سوچیں جن کے پاس نہ رہنے کو کوئی جگہ ہے، نہ جن کے پاس کھانے کو کچھ ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، اور حالت جنگ میں ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزے کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اپنی اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں، صحابہ نے، اللہ کے پیغمبر نے روزے کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، جنگ لڑ رہے ہیں. تو اب آپ نے کوئی جنگ تو نہیں لڑنی نا، آپ کو دنیا جہان کی ہر سہولت میسر ہے. آپ نے صرف ان سہولتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو برکتیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. اور یہ زندگی بھی ایک امانت ہے. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کی پڑھائی جو ہے یہ بھی بیسیکلی آپ کے والدین کی امانت ہے آپ کے پاس. آپ کے والدین آپ کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کے اوپر محنت کر رہے ہیں، آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اس کو آپ سے امیدیں ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک امانت ہے. تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے. آئی ہوپ کہ آپ نہیں کرتے ہوں گے، بس ڈٹ کے ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ. اور آپ لوگوں کے پیپرز بھی ہیں بہت سارے بچوں کے رمضان المبارک میں، تو اس چیز کو لے کے پینک نہیں ہونا کہ یار روزوں میں کس طریقے سے تیاری ہوگی. روزوں میں میرے خیال میں سب سے بہترین انداز میں پڑھا جاتا ہے. روزہ انسان کو ایک بیلنس سکھاتا ہے. روزہ انسان کو ایک انسان کی صرف فزیکل ٹریننگ نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کی مینٹل ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے اس حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا تھا. تو اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں چینل کے ساتھ بھی. بہت شکریہ. خدا حافظ.